नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरे में अजय और डिजिटल विंग से अपनी सहयोगी दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने ख़ास तौर से गीता में जो कहा है, उनकी कही हुई बातों को आचरण में लाते हुए, अमल में लाते हुए हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें, सार्थक जन्माष्टमी मना सकें, ऐसी मेरी कामना है। आज का विषय थोड़ा सा गीता से जुड़ा हुआ भी है कि दुर्जन और अधर्म का साथ देने वाले जो विधर्मी हैं, उनको उनके अंजाम तक आज नहीं तो कल पहुंचना ही होता है। और सत्य के और धर्म के मार्ग पर, धर्म का मतलब ये नहीं कि कहीं पर कुछ चीज़ें लिखकर मान ली जाएं। धर्म का मतलब ये कि मानव मात्र की भलाई के लिए जहाँ पर काम किए जा रहे हों, वो मज़हब, वो धर्म असल में धर्म है। तो धर्म के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को कठिनाइयाँ आ सकती हैं, देशों को कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन आखिरकार उनकी सद्गति होती है, विजय होती है। चीन और अफ़गानिस्तान के तालिबान के संदर्भ में ये बात समझने की कोशिश करते हैं। तालिबान ने चीन से मदद लेनी चाहिए, आज से नहीं, पहले से। और चीन ने ये भांपते हुए और महसूस करते हुए कि तालिबान की लड़ाई असल में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ाई है, उसको मदद देना जारी भी रखा। और जैसे ही तालिबान काबुल को गिराने में कामयाब रहा, वैसे ही चीन की तरफ से उसका ये लगाव और झुकाव बहुत स्पष्ट और सतह पर आकर दिखाई देने लगा। मसलन सबसे पहले चीन ने अपने विशेष राजदूत की जगह उस राजदूत को काबुल भेजा जो कतर में, इसके पहले जॉर्डन में तैनात रह चुका है, ताकि तालिबान को एक गुड ह्यूमर में लिया जा सके। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वांग यी जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनकी मुलाकात हुई तालिबान के डेप्यूटी लीडर मुल्ला बरादर के साथ। और उस मुलाकात में ये कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहली शर्त उसी समय चीन ने यह भी रख दी कि आप ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पर चल रहा है जो चीन का पश्चिमी हिस्सा है और जिसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के तौर पर आज़ाद कराने के बारे में इस इस्लामिक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग सोच रहे हैं। और इस इस्लामिक मूवमेंट की जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं, तालिबान में। तालिबान और अल-कायदा, इन दोनों के साथ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोगों का बड़ा खासा जुड़ाव रहा है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने पहली ही मुलाकात में वो संदर्भ दे दिया जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो चीन कब तक तालिबान को मान्यता दे रहा है, ये अपनी जगह अलग मुद्दा है। और दूसरा होता है कि यूनाइटेड नेशंस उस आज़ाद मुल्क को मान्यता दे और उसके बाद जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी उसका एहतराम करें, उसको तस्लीम करें एक अलग मुल्क के तौर पर। तो जो डेस्परेशन तालिबान की थी मान्यता के लिए, उसको सहारा देने का काम चीन ने किया। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपनी शर्तें बहुत स्पष्ट रूप से तालिबान को बता दी, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम है ETIM से अपने किसी भी तरह के संबंध तालिबान ना रखे, ये शर्त। क्योंकि अपनी क्षेत्रीय अखंडता और देश की सुरक्षा को चीन ख़तरे में आने नहीं देना चाहता और जानता है कि तालिबान एक इस तरीके का एलिमेंट है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लिहाजा उसको ठीक मूड और नोट में रखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरे, चीन ने यह भी भांपा कि 2010 में अमेरिका ने जब वहाँ सर्वे किया अफ़गानिस्तान में, तो ये पाया कि यहाँ तो रेयर अर्थ मटेरियल का, लिथियम का, मिनरल्स का, ओर्स का भंडार है, जो कि 2010 में आंका गया था कि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का है वहाँ जो कुल खनिज संपदा है, जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल भी है, लिथियम भी है और बाकी दूसरे मिनरल्स और ओर्स भी हैं। 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अगर तब उसकी कीमत थी, तो आज उसकी कीमत कितनी हो गई होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चीन ने ये बात भांप ली और चीन के पास अत्याधुनिक, सोफिस्टिकेटेड, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो माइनिंग के मामले में कमाल है।
और इसीलिए आपने देखा कि साउथ चाइना सी में उसने कई कोरल रीफ्स जो हैं उसको आर्टिफिशियल आइलैंड में तब्दील कर दिया है। इसी माइनिंग का और टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो उसकी निगाह इस बात पर है कि जब इन लोगों को ज़रूरत होगी, इनके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, दुनिया भर से पैसे इनको मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कह दिया है कि हम पैसे नहीं देंगे, अमेरिका ने तो ऑब्वियसली सैंक्शन लगा रखा है, पैसे आएंगे नहीं, तो पैसे कहाँ से चाहिए होंगे? चीन से चाहिए होंगे। चीन उसके बदले में क्या कहेगा कि हम आपके यहाँ के मिनरल्स और ओर्स खोदने में आपकी मदद करते हैं। और जब वो मदद करने कहीं जाता है तो धीरे धीरे कैसे उस जगह को डेट ट्रैप में फंसाता है और अपने जाल में फंसा लेता है और उसको एक तरीके से अपना उपनिवेश बना लेता है, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं। और तीसरी बात क्या है? तीसरी अहम बात यह है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत वो पेशावर को, जो कि पाकिस्तान में है, उसको काबुल से जोड़ देना चाहता है और एक रोड सीधे चीन से निकलकर अफगानिस्तान अंदर उसकी राजधानी तक ले जाना चाहता है और इसके लिए अफगानिस्तान में तालिबान का उसको सपोर्ट चाहिए। तो ETIM से सुरक्षा, ओबोर को आगे बढ़ाने की उसकी महत्वाकांक्षा और मिनरल्स पर उसकी निगाहें। ये बात भी आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये कहा था कि अफगानिस्तान लिथियम के संदर्भ में सऊदी अरब है। मतलब जिस तरीके से सऊदी अरब और ये जो खाड़ी देश हैं, इनसे तेल की आपूर्ति पूरी दुनिया में होती है, उसी तरीके से अपने दम पर पूरी दुनिया को लिथियम की कई वर्षों तक आपूर्ति करने का मादा अफगानिस्तान में है। ये कहा जाता है कि बोलीविया के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा लिथियम है तो वो अफगानिस्तान है। और उसके अलावा ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है उनको बनाने में। तो कितना महत्वपूर्ण है लिथियम और कितने महत्वपूर्ण हैं ये मिनरल्स और ये ओर्स जिस पर चीन की निगाहें हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। उधर तालिबान की पीठ खुजला दी गई है, लेकिन साथ ही अपनी पीठ तालिबान की तरफ करके ये बता दिया गया है कि खुजलाना तुमको भी पड़ेगा और ये म्यूचुअल होगा। हालांकि जब म्यूचुअल कहता है चीन, तो उसमें उसका मुनाफा 90% होता है और 10% में कहीं कुछ नेगोशिएट करके वो दूसरे को भी कुछ देने की कोशिश करता है, ताकि ये आरोप सीधे सीधे ना आए कि उसने तो किसी देश का शोषण कर लिया। आने वाले दिनों में ये रिश्ते, जो कि स्वार्थ की बुनियाद पर, नितांत स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। वैसे कहा जाता है कि दुनिया में देशों के जो रिश्ते होते हैं एक दूसरे के साथ, वो इमोशनल नहीं होते, वो केवल हितों पर आधारित होते हैं। लेकिन हित अगर अधर्म और विधर्म पर आधारित है और अगर भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं, तो बहुत जल्द इसका अंजाम भी हम देखेंगे। आज बातें विशेष में इतना ही।